हेलो डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फार्माकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। हमने बताया था कि फार्माकोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं। पहला होता है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकंड इज फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोकाइनेटिक का डिफिनेशन हमने बताया था कि मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक, एंड फार्माकोडायनेमिक का भी हमने बताया था डिफिनेशन। और फार्माकोकाइनेटिक का एक और डिफिनेशन हमने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक में हमारी बॉडी दवा के साथ क्या कर रही है उसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, और दवा के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है उसको फार्माकोकाइनेटिक कहते थे, और दवा हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है इसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक कहते थे। तो हमको मेन टॉपिक जो पढ़ना था फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना था, जिसमें हम लोग आते थे ADME, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को एक और नाम से जानते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, जो हमने बोर्ड पे भी दिखाया है। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, जिसमें से हम लोगों को फार्माकोकाइनेटिक में ADME याद करने के लिए मैंने बताया था कि आप ADME के तरीके से याद कर सकते हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को एक और नाम से जानते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट इज ई फॉर एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। ये हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था कि हमको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे हमको पहला इसमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन के बारे में। पहला हमको क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन क्या होता है, absorption is the movement of the drug from its site of administration into the circulation। absorption का definition क्या है, absorption किसे कहते हैं, absorption कहते हैं किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो साइट कोई भी हो सकती है, वो साइट कोई भी हो सकती है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब चाहे हम ड्रग को ओरली लेते हैं, चाहे टॉपिकली लेते हैं, चाहे पेरेंटरी लेते हैं विद द इंजेक्शन की हेल्प से लेते हैं, चाहे किसी भी साइट से अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड अपने बॉडी में करते हैं, और एडमिनिस्टर्ड करने के बाद जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब हम दवा को लेते हैं वो दवा एब्जॉर्ब होने के पश्चात हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में मैंने बोर्ड पे लिखा है कि एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग। एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग का मतलब एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग, मतलब एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का मतलब गति करना, गति करके कहाँ जाना है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग को गति करके, ड्रग को मूवमेंट करके कहाँ पहुंचता है, फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से मूवमेंट करके जाएगा, जहां से हम लोग उसको साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूवमेंट करके इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जहां जिस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, चाहे हम लोग ओरली लेते हो, चाहे पेरेंटरी लेते हो, चाहे टॉपिकली लेते हो, उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग को एब्जॉर्ब होने के पश्चात ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाया है। आप चार्ट को देखेंगे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और चार्ट के द्वारा मैंने समझाया इसको। यहाँ पे देखिए, चाहे टेबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे इंजेक्शन हो, किसी भी डोजेज फॉर्म में हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे कोई ड्रग हो, ये ड्रग है, ये टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, कोई भी ड्रग होता है, किसी भी रूट से लिया जाता हो, चाहे वो ओरल रूट से लिया जाता हो, चाहे सबलिंगुअल रूट से लिया जाता हो, चाहे पेरेंटल रूट से लिया जाता हो, चाहे टॉपिकल रूट से लिया जाता हो, और चाहे रेक्टल रूट से लिया जाता हो, किसी भी रूट को फॉलो करके कहाँ पे पहुंचता है, हमारे सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में जब पहुंचता है किसी भी रूट को फॉलो करके, ये सारे ड्रग जितने हैं, चाहे वो टेबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे इंजेक्शन, जो जितने ड्रग हैं वो किसी भी रूट को फॉलो करके, क्योंकि ड्रग को देने के लिए किसी न किसी रूट को हम लोग फॉलो कराएंगे। ड्रग को देने के लिए किसी न किसी रूट को हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे ओरली देते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ देते हैं, चाहे आईएम देते हैं, चाहे आईवी देते हैं, चाहे रेक्टली देते हैं, चाहे सबलिंगुअली देते हैं, किसी न किसी रूट को फॉलो करा के हमको दवा को देना होता है, और दवा उस रूट को फॉलो करके हमारे बॉडी में इंटर करके एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे ब्लड में या सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। इस पूरे फिनोमेना को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो मैंने चार्ट में भी दिखाया है कि कोई भी ड्रग हो, चाहे टेबलेट, सिरप या इंजेक्शन हो, कोई भी ड्रग हो, वो किसी न किसी रूट को फॉलो, किसी भी रूट को फॉलो करके, चाहे ओरल रूट को, चाहे सबलिंगुअल, चाहे पेरेंटल, चाहे टॉपिकल, और सारे रूट हो सकते हैं, जो मैंने इतना ही लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूट हो सकते हैं। इसको फॉलो करने के बाद एब्जॉर्प्शन के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है, जहां सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड में।
सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्लड में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचने के बाद वो अपना एक्शन शो करती है। इस पूरे फिनोमेना को, ये पूरे जो फिनोमेना है, इस पूरे फिनोमेना को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहां तक पहुंचना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। दैट मीन्स अगर इसको हम छोटे में बोलना चाहें कि किसी भी ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचने को क्या कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये पूरा फिनोमेना हमारा हो गया ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ड्रग एब्जॉर्प्शन के थ्रू जब तक हमारा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हमको इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पूरे ड्रग में, पूरे फार्माकोलॉजी में ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत अपना इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। जैसे कोई भी ड्रग हम खाते हैं, जब वो हमारे बॉडी में जाता है सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के पश्चात ही हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो हमको अच्छा इफेक्ट ड्रग का नहीं मिलेगा। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक हमको ड्रग का एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिनोमेना हो गया एब्जॉर्प्शन का, और एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का मतलब चाहे वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें, चाहे वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को घटा दें। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टर के बारे में हमको पढ़ना है जो हमारे ड्रग के एक्शन को या ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं। या तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर करने का मतलब या तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें या तो उसके एब्जॉर्प्शन को घटा दें। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर का मतलब ये ड्रग से रिलेटेड फैक्टर होते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में हमारा क्या होता है, पहला फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में हमारा सबसे पहला क्या है, फार्मूलेशन। फार्मूलेशन का मतलब दवा को बनाते समय कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, या तो बाइंडर का यूज किया गया है, क्योंकि दवा बनाते समय दवा के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे बाइंडर हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे एजेंट को यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फार्मूलेशन से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने से पहले, जब कोई ड्रग हम लोग खाते हैं, चाहे वो ड्रग हो जाए, चाहे फूड हो जाए, चाहे कोई भी चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ जब माउथ से खाते हैं, जब हमारे वो स्टमक में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन। किसी लार्ज पार्टिकल को टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने को ही क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। जब कोई टेबलेट हम लोग खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाने के बाद सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होता है, लार्ज पार्टिकल से टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के पश्चात हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो लार्ज पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के पश्चात उस डिसइंटीग्रेटिंग जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जो हमारे स्टमक में लिक्विड होता है उसमें क्या होते हैं, वो पूरा पूर्ण रूप से घुल जाता है। पूर्ण रूप से घुलने का मतलब जो पार्टिकल हमारा डिसअपीयर हो जाना। जैसे हम लोग चीनी को पानी में जब घोलते हैं, कुछ टाइम तक घोलते रहते हैं तो चीनी के जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है चीनी के पार्टिकल उस पानी में डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर होने का मतलब जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब उसमें चीनी के पार्टिकल आप पानी में नहीं दिखेंगे। सेम उसी प्रकार जब हम दवा को खाते हैं सबसे पहले वो हमारे स्टमक में जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है। उस छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेशन के पश्चात तो धीरे धीरे पूरा घुल जाता है, जिसमें दवा के पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, पूर्ण रूप से घुल जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के पश्चात हमारा धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाने लगता है ड्रग। इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के पश्चात हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, तब जाके हमको एक्शन देता है। इसको मैं एक फ्लो चार्ट द्वारा समझाया हूँ। कोई भी ड्रग है जब हमारे स्टमक में जाता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जब कोई ये ड्रग हमारा है, ड्रग हमारे स्टमक में यहाँ पे आया, ड्रग यहाँ पे आया, तो सबसे पहले क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। ड्रग का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के पश्चात देखेंगे आप लोग ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद धीरे 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 ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन जिसे कहते हैं। डिसोल्यूशन के पश्चात ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा,
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसे ही होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, ये ब्लड में पहुंच जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब देखते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट किए। सबसे पहला फैक्टर जो हमारा था डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब अगर कोई पार्टिकल है, कोई ड्रग है, हमारे स्टमक में गया, जितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा उतना जल्दी डिसोल्यूशन होगा। क्योंकि अगर कोई हम लोग दवा खाते हैं, अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, अगर वो लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो जल्दी घुलेगा नहीं, जल्दी घुलेगा नहीं तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जल्दी हमको एक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम किसी ड्रग का एक्शन फास्ट चाहते हैं तो हमको डिसइंटीग्रेशन फास्ट करना होगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे अब इस समय के नए मॉडर्न में बहुत सारे दवाएं डिसइंटीग्रेट आते हैं, डीटी के नाम से आते हैं। जैसे ही आप जुबान पे डालते हैं, जैसे ही आप माउथ में लेते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्यों? जितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, जितना जल्दी वो डिजॉल्व होगा, उतना जल्दी डिजॉल्व होगा, उतना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतना जल्दी एक्शन देगा। इसलिए हमारे एब्जॉर्प्शन में ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। कोई भी ड्रग हमारा डिसइंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए। जब डिसइंटीग्रेशन अच्छा होगा तो डिसोल्यूशन भी अच्छा होगा, अच्छे से घुलेगा भी, तो अच्छे से घुलेगा तो बहुत जल्दी ही इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद अपना एक्शन देगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी हमारे दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। अगर डिसइंटीग्रेशन स्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। देखिए अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन फास्ट, एब्जॉर्प्शन फास्ट, डिसइंटीग्रेशन स्लो, एब्जॉर्प्शन स्लो। कहीं ना कहीं ये हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। अगर वो बढ़ा भी रहा है और घटा रहा है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि डिसइंटीग्रेशन कितना फास्ट हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा तो डिसोल्यूशन भी फास्ट होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। अगर डिसइंटीग्रेशन स्लो होगा, मतलब धीरे धीरे टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे फैक्टर हैं, ऐसे अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा फैक्टर है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या होता है? पार्टिकल साइज का मतलब होता है कि जितना लार्ज पार्टिकल साइज होगा उतना स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज पार्टिकल साइज, अगर कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज अगर बड़े हैं, किसी भी दवा के पार्टिकल साइज अगर बड़े होते हैं तो बहुत स्लो थोड़ा डिसइंटीग्रेट होता है। स्लो डिसइंटीग्रेट होने के वजह से स्लो डिजॉल्व भी होगा। स्लो डिजॉल्व होने की वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। ठीक है, ये पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है। लास्ट हमारा है टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो स्लो होगा। ये फैक्टर्स है। टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म का मतलब वो हमारा जो डोजेज फॉर्म ले रहे हैं वो टेबलेट है। अगर हम लोग टेबलेट ले रहे हैं तो टेबलेट हमारे स्टमक में जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिरप लेते हैं तो सिरप ऑलरेडी टूटा हुआ होता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी वो डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचने लगता है और एब्जॉर्प्शन होने लगता है। और इंजेक्शन में आप लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाता है, इसलिए वो और फास्ट एक्शन देता है। इसलिए अगर हम लोग कंपेयर करें कि टेबलेट, सिरप और इंजेक्शन, टेबलेट से फास्ट एक्शन कौन देता है? सिरप। सिरप से फास्ट एक्शन कौन देता है? इंजेक्शन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। किस टाइप का डोजेज फॉर्म हम अंदर ले रहे हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म ले रहे हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म ले रहे हैं कि पेरेंटल डोजेज फॉर्म ले रहे हैं कि टॉपिकल ले रहे हैं। किस टाइप का डोजेज फॉर्म लेते हैं हम लोग, जिस टाइप का डोजेज फॉर्म लेते हैं उसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है हमारा। अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि हमारे स्टमक में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो थोड़ा सा डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन होने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है एब्जॉर्प्शन में। जबकि हम लिक्विड डोजेज फॉर्म अगर लेते हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसमें डिसइंटीग्रेशन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि उसमें पार्टिकल ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उसमें डिसइंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हमारे धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। ये हमारे सारे फैक्टर हो गए। ये सारे फैक्टर हमारे ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ड्रग को अफेक्ट करने का मतलब एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ये हमारे सारे फार्मास्यूटिकल फैक्टर हो गए, ये सब फार्मास्यूटिकल फैक्टर हो गए। इसके बाद हमारा आता है ड्रग फैक्टर। ड्रग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ड्रग कैसी बनी है, ड्रग का सॉल्युबिलिटी कैसी है,
सॉल्युबिलिटी का मतलब कि ड्रग लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। अब आपके दिमाग में मारा सर लिपोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। लिपोफिलिक मतलब लिपो मतलब लविंग, सॉरी लिपो मतलब लिपिड, फिलिक का मतलब लविंग। जो लिपिड को लव करता है उसको हम लोग लिपोफिलिक कहते हैं। लिपिड को लव करना का मतलब जो लिपिड सॉल्युबल हो, जो ऑयल में फैट में आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग लिपोफिलिक कहते हैं। जो ऑयल में या फैट में आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग लिपिड सॉल्युबल कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, मतलब जो वाटर को लव करे, जो वाटर में आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। वाटर लविंग और लिपिड लविंग। लिपोफिलिक का मतलब लिपिड लविंग, लिपिड का मतलब वसा, जो वसा में आसानी से घुल जाता है वो लिपोफिलिक कहलाता है। जो वाटर में आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर ड्रग हमारा जो है लिपोफिलिक होगा तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप लोग जितने ऑइंटमेंट देखते होंगे, जितने क्रीम देखते होंगे वो ऑयली होता होगा, लिपिड सॉल्युबल होता है, ऑयली होता है। जो आप लोग स्किन पे लगाते हो देखते होंगे वो वसा का बना होता है, कहीं कहीं ऑयल का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के थ्रू। क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल का आप लोग पढ़े होंगे, सेल का मेम्ब्रेन जो होता है, सेल का जो वॉल होता है वो लिपोफिलिक से बना होता है, लिपिड से बना होता है, लिपिड बाई लेयर से बना होता है। मैंने आपको सेल का जब स्ट्रक्चर बताया था फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में, जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें हमने बताया था जो सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, लिपिड बाई लेयर से बने होते हैं, लिपिड बाई लेयर से बने होते हैं। अब कोई चीज लिपिड से बनी है, कोई चीज वसा से बनी है, तो वसा वाली चीज ही उसमें आसानी से क्रॉस कर पाएगी। अगर उसमें वाटर वाली चीज डालेंगे तो आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसको क्रॉस करने के लिए किसी न किसी पोर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी पोर का मतलब किसी न किसी छिद्र की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू वो आसानी से हमारे बॉडी में इंटर करेगा। यही कारण है कि जो हमारा ड्रग होता है अगर लिपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो हमारे बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वो थोड़ा आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए ड्रग का सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं है। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। इसके बाद हमारा आता है पीएच फैक्टर। पीएच फैक्टर क्या होता है, पीएच फैक्टर भी हमारे ड्रग का बहुत अफेक्ट करता है। पीएच मान का मतलब होता है, पीएच फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई ड्रग एसिडिक है तो हमारे स्टमक में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। जैसे एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन हमारा एसिडिक होता है, जो हमारे स्टमक में अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर कोई बेसिक नेचर का ड्रग है तो हमारा डिसइंटीग्रेशन जो हमारे स्टमक में ना होकर इंटेस्टाइन में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। ये भी हमारा डिपेंड करता है कि डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, उसका पीएच कितना है। वो हमारा जो ड्रग है वो बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है। अगर एसिडिक नेचर का होगा, एसिड में होगा, अम्लीय होगा, तो हमारे स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगा। और अगर वो बेसिक होगा तो हमारे इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये पीएच भी डिपेंड करता है। इसके बाद होता है हमारा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ड्रग का आयोनाइजेशन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आयोनाइजेशन का मतलब अपने आयनों में टूटना। आयन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, ठीक है, जिसको हम लोग एनायन और कैटायन के नाम से भी जाना जाता है। तो आयोनाइजेशन, ड्रग का आयोनाइजेशन भी बहुत डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन को। अगर आयनाइज्ड ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, अगर अनआयनाइज्ड ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। आयनाइज्ड ड्रग का मतलब जो अपने आयन्स में टूट जाते हैं, आयन से मतलब या तो पॉजिटिव आयन में टूट जाएं या तो निगेटिव आयन में टूट जाएं। अगर वो टूट जाते हैं अपने आयनों में तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। अगर वो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। अब लास्ट वाला जो हमारा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा सरफेस एरिया, बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा। देख रहे हैं ना कि सरफेस एरिया कैसे हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। अगर सरफेस एरिया बड़ा एब्जॉर्प्शन फास्ट, अगर सरफेस एरिया छोटा एब्जॉर्प्शन स्लो। जैसे मान लीजिए कोई ऑइंटमेंट है या क्रीम है, उसको हम अपने स्किन पे ऐसे गिरा देते हैं, एक जगह पे गिरा देते हैं, तो
तो बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर हाथ से हम लोग पूरा उसको सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ गई, वहां के पूरे स्किन के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में ये सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा प्ले रोल अदा करता है किसी भी चीज को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में या तो घटाने में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर क्रीम आप ज्यादा दूर तक ऐसे फैला के लगाएंगे, पूरा उतने एरिया से एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। अगर सरफेस एरिया छोटा है, अगर क्रीम को यहीं पे कैसे केवल गिरा दिए, यहीं छोटे से सरफेस एरिया में लगा दिए, तो केवल उतने ही एरिया से एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए सरफेस एरिया भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर करता है। अल्टर करने का मतलब या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो अगला हमारा है सरफेस एरिया के बाद हमारा है गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम। Gastric implanting time is also play a very important role in absorption of drug. Gastric implanting time का मतलब कि जो हमारे gastric implanting time, gastric का मतलब हमारा स्टमक, implanting का मतलब खाली होना, मतलब कि हमारे स्टमक में जो ड्रग है, जो सब्सटेंस है, कितना जल्दी जल्दी खाली होकर इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 90 से 95% होता है, और 5-10% जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे ड्रग को इंटेस्टाइन में पहुंचना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम का मतलब अगर हम कोई भी ड्रग खाते हैं, अगर स्टमक से जितना जल्दी इम्पटी होकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ पे वर्ड से आपको दिख रहा है, गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक, इम्पटी का मतलब खाली होना, इम्पटी का मतलब खाली होना, टाइम मतलब हमारा स्टमक कितना टाइम ले रहा है स्टमक को खाली करने में। स्टमक को खाली करने का मतलब स्टमक जब खाली होगा हमारा तो कहाँ पहुंचेगा ड्रग, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अगर गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी इम्पटी हो रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और जितना जल्दी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगा। इसलिए हमारा गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अगर गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब बहुत जल्दी जल्दी गैस्ट्रिक इम्पटी हो रहा है, हमारा स्टमक बहुत जल्दी इम्पटी होकर इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। अगर इम्पटिंग टाइम लॉन्ग टाइम तक है तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जो फूड के प्रेजेंस होने में, जब कोई हम लोग आप लोग जानते हैं खाना खाने के बाद दवाएं खाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि जो खाना खाने के बाद खाने पर उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारा स्टमक पूरा भर जाता है, भर जाने की वजह से जब हम तुरंत दवा खाते हैं उसको डिसइंटीग्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको थोड़ा स्पेस कम मिलने की वजह से, पेट में जगह कम मिलने की वजह से डिसइंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब डिसइंटीग्रेशन में टाइम लगेगा तो डिसोल्यूशन भी नहीं होगा, जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा तब तक हमारे इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा। जब इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। जितना जल्दी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, जितना जल्दी डिसोल्यूशन होगा, उतना ही फास्ट हमको एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड। अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंस है, उस समय भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। इसीलिए डॉक्टर सजेशन करते हैं, बहुत सी दवाइयां खाली पेट खाने को सजेस्ट करते हैं, बहुत सी दवाइयां खाना खाने के बाद सजेस्ट करते हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद दवाइयां ना खाएं, कुछ टाइम रुक के दवा खाएं, ताकि उसको डिसइंटीग्रेट होने का पूरा जगह, पूरा स्पेस मिले, अच्छे से हमारी दवा डिसइंटीग्रेट हो, अच्छे से डिसइंटीग्रेट होने के बाद अच्छा एक्शन अपना दे। क्योंकि अच्छा एक्शन देने के लिए अच्छा एब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही हमारा ड्रग कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में। जब तक ब्लड में नहीं पहुंचेगा तब तक साइट ऑफ एक्शन तक हमारा दवा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है डिजीज। डिजीज क्या होता है, डिजीज में क्या होता है कि जब हम लोग आप लोगों को बताए थे कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक में ADME लगभग 4 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो हमारा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ब्लड होता है, या तो किडनी आप कह सकते हैं, किडनी में हमारा ब्लड पहुंचता है, किडनी भी इन्वॉल्व होता है उसमें। एम फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो लीवर इन्वॉल्व होता है। ई फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो किडनी होता है। और सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा हार्ट होता है। अगर कोई न कोई डिजीज हो जाए हमारे हार्ट को,
हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर इन चारों ऑर्गन में से किसी में कोई प्रॉब्लम आता है, फिर से सुन लीजिए, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हार्ट के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। अगर इन चारों ऑर्गनों में कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा और ड्रग हमारा प्रॉपर रूप से साइट ऑफ एक्शन, जहां पे हमको एक्शन चाहिए वहां तक अगर ड्रग हमारा सही से नहीं पहुंचेगा तो हमको एक्शन भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिजीज है, डिजीज का मतलब कोई ना कोई जो हमारी बीमारी है, बीमारी किसमें, या तो किसी ये जो एडीएमई के ऑर्गन है, ये चारों ऑर्गन है, उसमें कोई ना कोई डिजीज हो जाए, अगर उसमें कोई डिजीज होता है तब भी हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाता है, और जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन होगा हमको एक्शन मिलने में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, आपके लिए ये भी एक नया वर्ड है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम चीजें पढ़ाते जाएंगे आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे दिखाया हूँ, एक चार्ट बना के दिखाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब कोई टेबलेट होता है, टेबलेट जो होता है जब हम लोग उसको ओरली लेते हैं, ओरली का मतलब विद द हेल्प ऑफ माउथ, अगर हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं तो हमारे कहाँ पे पहुंचता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद लीवर में पहुंचता है, लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, बहुत छोटा दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, आप मेरे वॉइस को सुनिए उसी के हिसाब से समझें। जब कोई टेबलेट होता है, टेबलेट को हम लोग ओरली लेते हैं तो फाइनली वो कहाँ पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है। लीवर में पहुंचने के बाद लीवर में ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के पश्चात हमारा कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। तो आप देख रहे हैं कि टेबलेट को यहाँ ब्लड तक पहुंचने में हमारे लीवर से होकर गुजरना पड़ता है, इंटेस्टाइन में, फिर लीवर में, फिर मेटाबॉलिज्म के पश्चात तब ब्लड में पहुंचता है, जिसमें वेरी लॉन्ग टाइम लगता है, थोड़ा सा लंबा समय लगता है। लेकिन अगर इसी ड्रग को हम लोग इंजेक्शन के रूप में देते हैं तो बाईपास, तो इंजेक्शन के रूप में देते हैं तो ये जो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, तो जब इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको बाईपास कर देगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हम लोग लगाए ब्लड में, ब्लड से वो फिर से जाके कहाँ पहुंचेगा, लीवर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर हम इंजेक्शन को डायरेक्ट हम लोग वेसल्स में लगाते हैं तो ये बाईपास कर देता है, क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। बाईपास, बाईपास का मतलब आप लोग देखे होंगे, आप अपनी लैंग्वेज में भी कहते होंगे कि जिस रास्ते में अगर कोई भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप लोग बाईपास का रास्ता चूज करते हो, बाईपास करते हो ताकि वो भीड़ से आप बच सको। सेम उसी प्रकार अगर हमको लीवर से बचना है, लंबे समय से बचना है, तो हमको लीवर को बाईपास करना होगा। लीवर का मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना होगा। तो हम लोग इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, इंजेक्शन को डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में लगा देते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर में हो रहा था वो बाईपास हो जाता है। बाईपास होने के बाद डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में, और हमको फास्ट एक्शन मिल जाता है, हमको बहुत फास्ट एक्शन मिलता है, जिससे हमको बीमारियों से रिलीफ बहुत जल्दी ही मिल जाता है। ये हमारा कहीं ना कहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेगा, अगर ओरली कोई दवा देते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने में थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा, मतलब स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर हम लोग बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन कोई ड्रग देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ठीक। ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप दवा को ओरली दे रहे हो, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। लास्ट हमारा जो आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वही हो गया कि आप किस रूट से दे रहे हो, ये भी डिपेंड करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस रूट से दे रहे हो। आप ओरली दे रहे हो तो स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, जब स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो लेट एक्शन मिलेगा। आप लोग ये सब चीजें अपने प्रैक्टिस में भी और आम जो हॉस्पिटल में आप लोग प्रैक्टिस करते हो उसमें भी आप लोग देखते हो। अगर फास्ट एक्शन चाहिए तो हम लोग इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन में हमको डायरेक्ट ब्लड में लगाना होता है, दवा को ब्लड में डायरेक्ट लगाते हैं तो एब्जॉर्ब होकर जल्दी से अपना एक्शन मिल जाता है। इसलिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को किस टाइप का एक्शन चाहिए, हमको जल्दी एक्शन चाहिए कि लेट एक्शन चाहिए, ये डिपेंड करता है किस रूट से ड्रग को दिया जा रहा है।
अगर ओरली रूट से दिया जाएगा हमको एक्शन थोड़ा सा लेट मिलेगा, अगर सिरप के रूप में दिया जा रहा है तो अगर हम लोग इंजेक्शन के रूप में दिया जा रहा है तो उसका एक्शन थोड़ा सा फास्ट मिलेगा, अगर हम लोग सबलिंगुअल दिया जा रहा है तो उसका भी एक्शन हमको फास्ट मिलता है। ये डिपेंड करता है कि किसका एक्शन कितने टाइम में मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि किस रूट से भी दिया जा रहा है ड्रग को। एब्जॉर्प्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि दवा को किस रूट से दिया जा रहा है, उसी हिसाब से एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। ये हमारा पूरा ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में हमारा हो गया। ड्रग के एब्जॉर्प्शन का हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए हैं और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक बार ना समझ में आएगा 2 बार देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो अगला लेक्चर जब मैं लूंगा उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूंगा। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो गई होंगी और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक भी करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि हमारा भी सपोर्ट हो सके। और मैं इसके लिए एग्जिस्ट एग्जाम के लिए भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूं, आप उसको भी पूरा देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आराम से वीडियो को देखिए। थैंक यू।